कॉलेज का वह आखिरी साल चैताली के जीवन का सबसे व्यस्त और खूबसूरत समय था। चैताली स्वभाव से बेहद गंभीर, अपने काम के प्रति समर्पित और स्वाभिमानी लड़की थी। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उसकी मां मालती जी ने सिलाई कढ़ाई और छोटी मोटी नौकरियां करके चैताली को पाला था। मालती जी ने अपनी तंगहाली के दिनों में भी चैताली की पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा चैताली को एक सीख दी थी, बेटा, परिस्थितियां कैसी भी हो, कभी किसी के आगे झुकना मत, अपनी काबिलियत को अपनी पहचान बनाना। चैताली ने माँ की इसी सीख को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। कॉलेज के उसी आखिरी साल के प्रोजेक्ट के दौरान चैताली की मुलाकात आकाश से हुई। आकाश उसी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था। जहां चैताली गंभीर और थोड़ी रिजर्व रहती थी, वहीं आकाश बेहद हंसमुख, मिलनसार और हर दिल अजीज लड़का था। प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर, कॉलेज की कैंटीन में और सबमिशन की रातों में जागकर डिजाइन तैयार करते हुए दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। आकाश को चैताली की आत्मनिर्भरता, उसकी तीखी और बेबाक सोच से प्यार हो गया था। वह अक्सर चैताली से कहता था, चैताली, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अलग लगती है। तुम जैसी बाहर हो वैसे ही भीतर हो, किसी से डरती नहीं हो। चैताली को भी आकाश का वह सहारा, उसका हर मोड़ पर उसका साथ देना और उसकी पढ़ाई का सम्मान करना बेहद पसंद आया। दोनों ने तय कर लिया कि वे अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। कॉलेज खत्म होते ही चैताली को शहर की एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर फर्म में जूनियर एसोसिएट की नौकरी मिल गई और आकाश ने भी अपने पिता वीरेंद्र जी के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और अब वक्त था इस प्यार को शादी के मुकाम तक पहुंचाने का। जब आकाश ने अपने घर में चैताली के बारे में बताया तो घर में जैसे एक खामोश तूफान आ गया। आकाश का परिवार एक बहुत ही पारंपरिक और रूढ़िवादी माहौल में जीता था। वीरेंद्र जी भले ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन घर की असली कमान आकाश की माँ सुमित्रा देवी के हाथों में थी। सुमित्रा देवी जब पहली बार आकाश की जिद पर चैताली से एक रेस्टोरेंट में मिली तो चैताली के सलीके, उसकी बातचीत के ढंग और उसकी जींस कुर्ती को देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। उनके मन में एक अजीब सी झिझक और असुरक्षा ने जन्म ले लिया था। घर लौटकर सुमित्रा देवी ने आकाश को अपने कमरे में बुलाया और कड़े स्वर में कहा, आकाश, लड़की दिखने में सुंदर है, बात करने का तरीका भी ठीक है, लेकिन वह बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। ऐसी लड़कियां हमारे जैसे पारंपरिक घरों में तालमेल नहीं बिठा पाती। वे अपने हक के लिए खड़ी हो जाती हैं और फिर घर टूट जाते हैं। आकाश ने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। चैताली बहुत समझदार है, वह बड़ों का आदर करना जानती है। लेकिन सुमित्रा देवी का डर कुछ और ही था। उनके सामने उनकी बड़ी बहू माहिरा का उदाहरण था। माहिरा पिछले 7 सालों से इस घर की बहू थी। उसका पति नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहता था, लेकिन वह पूरी तरह से अपनी माँ के कंट्रोल में था। माहिरा बहुत सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसके मायके का सपोर्ट बहुत कमजोर था। सुमित्रा देवी के सिर्फ एक बार खांसने पर वे माहिरा डर से कांप उठती थी और सिर से पल्लू नीचे नहीं होने देती थी। सुमित्रा देवी को ऐसी ही बहू पसंद थी जिन्हें वे अपनी उंगलियों पर नचा सकें। वे जानती थी कि चैताली को माहिरा की तरह डराना आसान नहीं होगा। उधर जब आकाश की दोनों बहनें अंजलि और प्रीति मायके आई तो उन्होंने माँ के कान भरना और शुरू कर दिया। अंजलि ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, भाई की पसंद तो बिल्कुल मैम साहब जैसी है। सुना है वह शादी के बाद भी दफ्तर जाएगी। हमारे खानदान में आज तक किसी बहू ने नौकरी की है क्या? और यह लड़की तो पहली मुलाकात में ही अपनी नौकरी और अपने करियर की बातें कर रही थी। इसके तेवर अभी से दबा कर रखने होंगे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने और दोनों के अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद आकाश ने आखिरकार अपने पिता वीरेंद्र जी के सामने चैताली के साथ अपनी जिंदगी बिताने की इच्छा साफ शब्दों में रख दी थी। वीरेंद्र जी स्वभाव से सुलझे हुए और शांत व्यक्ति थे।
उन्होंने जब बेटे की आंखों में चैताली के लिए सच्चा समर्पण देखा तो वे मना नहीं कर पाए। लेकिन घर की असली कमान सुमित्रा देवी के हाथ में थी, जिनके मन में एक आधुनिक कामकाजी और आत्मनिर्भर बहू को लेकर पहली मुलाकात से ही एक गहरी हिचकिचाहट और असुरक्षा बैठ चुकी थी। ठीक है आकाश, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम लड़की के घर चलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे खानदान की अपनी एक मर्यादा है। मुझे ऐसी बहुएं पसंद नहीं जो बड़ों के सामने सिर उठाकर अपनी बात रखें। सुमित्रा देवी ने आकाश को चेतावनी देते हुए कहा था। रविवार की एक दोपहर शहर के एक मध्यम वर्गीय इलाके में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ फ्लैट था। चैताली की मां मालती जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी और सिलाई कढ़ाई की मेहनत से इस घर को खड़ा किया था और चैताली को इस काबिल बनाया था। मालती जी ने बहुत ही आदर और सादगी के साथ आकाश के परिवार का स्वागत किया। मेज पर चाय और घर के बने पारंपरिक स्नैक्स सजाए गए थे। चैताली ने आज एक सादा और शालीन सूती सूट पहना था और बड़ों के सामने आते ही उसने बेहद सलीके से झुककर सुमित्रा देवी और वीरेंद्र जी के पैर छुए। वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए चैताली को आशीर्वाद दिया। जीती रहो बेटा, आकाश तुम्हारी बहुत तारीफ करता है और आज तुम्हें देखकर समझ आया कि तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन सुमित्रा देवी की नजरें चैताली के पहनावे से ज्यादा इस छोटे से घर की दीवारों और वहां मौजूद सादगी को तौल रही थी। उनके दिमाग में रह रहकर अपनी बड़ी बहू माहिरा का ख्याल आ रहा था, जो उनके एक इशारे पर घूंघट काढ़ कर खड़ी हो जाती थी। वे चैताली के चेहरे पर दिखने वाले आत्मविश्वास और उसके सीधे बैठने के तरीकों को भाप रही थी। चाय की चुस्की लेते हुए सुमित्रा देवी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए मालती जी से कहा, मालती जी देखिए, हम बहुत सीधे और साफ बात करने वाले लोग हैं। हमारा खानदान बड़ा है, समाज में नाम है। आकाश हमारे बिजनेस को संभालता है और हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमें आपकी तरफ से कोई दान दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पति नहीं हैं और आपने अकेले ही लड़की को पाला है। मालती जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी इस सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। मैंने चैताली को यही सिखाया है कि ईमानदारी और संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। संस्कार तो ठीक है मालती जी, सुमित्रा देवी ने कड़े स्वर में कहा, लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी शर्त है। हमारे खानदान में आज तक किसी बहू ने घर की चौखट लाकर बाहर कदम नहीं रखा है। हमारी बड़ी बहू माहिरा बहुत सीधी सादी है, घर संभालती है। इसीलिए हमारी शर्त यह है कि शादी के बाद चैताली को अपनी यह दफ्तर की नौकरी छोड़नी होगी। उसे घर पर रहकर सास ससुराल की सेवा करनी होगी और परिवार के कायदों में रहना होगा। यह सुनते ही कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। आकाश ने असहज होकर अपनी मां की तरफ देखा, क्योंकि वह जानता था कि चैताली के लिए उसकी पढ़ाई और उसका करियर क्या मायने रखता है। चैताली ने अपनी मां की तरफ देखा। मालती जी के चेहरे पर एक पल के लिए दुख आया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी कमजोर पड़ना नहीं सिखाया था। मालती जी ने सुमित्रा देवी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांत लेकिन बेहद गरिमापूर्ण और कड़े स्वर में कहा, सुमित्रा जी, आपके घर की परंपराओं का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जिस नौकरी को आप आज छोड़ने की बात कह रही हैं, उसे पाने के लिए इस लड़की ने और मैंने रात रात भर जागकर मेहनत की है। जब जब समाज मेरे अकेले होने पर हम पर ताने कसता था, तब यह पढ़ाई ही हमारी ढाल थी। मैंने अपनी बेटी को किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए या किसी के घर की दासी बनने के लिए इतना काबिल नहीं बनाया है। चैताली शादी जरूर करेगी, लेकिन वह अपनी पहचान और अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। सुमित्रा देवी का चेहरा यह जवाब सुनकर गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक अकेले दम पर घर चलाने वाली औरत उनके सामने इस तरह खड़ी हो जाएगी। तो फिर यह शादी होना मुश्किल है मालती जी, सुमित्रा देवी ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी समय वीरेंद्र जी ने हस्तक्षेप किया। सुमित्रा बैठो, बात को इतनी छोटी बात पर नहीं बिगाड़ते। अगर बच्ची पढ़ी लिखी है और अपने पैरों पर खड़ी है तो ये हमारे घर के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। शादी तय होगी
और चैताली अपनी नौकरी भी करेगी। वीरेंद्र जी के इस आखिरी फैसले के सामने सुमित्रा देवी को उस वक्त चुप होना पड़ा, लेकिन उनके मन में चैताली और उसकी माँ के प्रति नफरत और नियंत्रण की जो आंख सुलग चुकी थी, वह अब एक भयानक तूफान का रूप लेने वाली थी। शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन सुमित्रा देवी के दिल से वह हार और अपमान की भावना नहीं गई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि भले ही वीरेंद्र जी के दबाव में यह शादी हो रही है, लेकिन वे चैताली को इस घर में पैर जमाने नहीं देंगे। शादी के कुछ दिन पहले सुमित्रा देवी की दोनों शादीशुदा बेटियां अंजलि और प्रीति अपने पतियों के साथ मायके आ चुकी थीं। इस घर का एक कड़वा सच यह था कि यहाँ वीरेंद्र जी या आकाश की उतनी इज्जत नहीं थी जितनी दोनों दामादों की थी। अंजलि का पति और प्रीति का पति सोफे पर बैठकर हुक्म चलाते थे और सुमित्रा देवी उनके आगे पीछे घूमती थी। घर में हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही थी। बड़ी बहू माहिरा एक कोने में चुपचाप खड़ी पीली साड़ी में काम कर रही थी। अंजलि ने हल्दी का कटोरा हाथ में लेते हुए सुमित्रा देवी से कहा, माँ, तुमने पापा के कहने पर हाँ तो कह दी, लेकिन तुमने उस लड़की के तेवर देखे? उसकी माँ तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई महारानी हो। ऊपर से भाई भी उसी के रंग में रंगा हुआ है। प्रीति ने भी आग में घी डाला। हाँ माँ, बड़ी भाभी को देखो, कितनी सीधी है, तुम्हारी हर बात मानती है। और वह चैताली, देखना, वह आते ही इस घर को तोड़ देगी। तुम अभी से उसे ढील मत देना। शादी के पहले ही दिन से उसे उसकी हद याद दिलानी होगी। सुमित्रा देवी ने गुस्से में हल्दी पीसते हुए कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, आने दो उसे इस घर में। अभी तो शादी की रस्में हैं, इसीलिए मैं शांत हूँ। एक बार वह इस घर की दहलीज के भीतर आ गई तो उसकी सारी पढ़ाई लिखाई और उसकी माँ की हेकड़ी मैं इसी चौकी में निकाल दूंगी। माहिरा की तरह उसे भी घूंघट में रहना सिखा ही दूंगी। उधर चैताली अपने घर में शादी की तैयारियों के बीच खुश तो थी, लेकिन उसके मन में सुमित्रा देवी के उन शब्दों को लेकर एक अजीब सी घबराहट थी। उसे नहीं पता था कि जिस प्रेम विवाह को वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत समझ रही थी, वह असल में उसके आत्मसम्मान की सबसे कठिन परीक्षा बनने जा रहा था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। शहर के एक पारंपरिक मैरिज हॉल में बारात का स्वागत हुआ। वीरेंद्र जी अपनी तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी कड़वाहट साफ देखी जा सकती थी। अंजलि और प्रीति अपनी महंगी साड़ियों में सज धज कर पूरे हॉल में ऐसे घूम रही थी मानो वे लड़की वालों पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। चैताली जब लाल जोड़े में सजकर स्टेज पर आई तो उसकी सादगी और शालीनता देखकर वहां मौजूद हर शख्स उसकी तारीफ करने लगा। आकाश शेरवानी पहने चैताली को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अब वह पुराना बेबाकपन नहीं था। उसकी नजरें बार बार अपनी माँ सुमित्रा देवी के चेहरे को टटोल रही थी। शादी की रस्में रात भर चलती रही। फेरों के समय जब पंडित जी ने वचनों को पढ़ना शुरू किया तो चैताली ने पूरी गंभीरता से उन वचनों को सुना। वह इस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन जब कन्यादान का वक्त आया तो अकेले दम पर बेटी को पालने वाली मालती जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने आकाश का हाथ थाम कर कहा, आकाश बेटा, चैताली सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, मेरा गौरव है। इसने जिंदगी में कभी झुकना नहीं सीखा, बस इसका ख्याल रखना। आकाश ने सिर हिलाया। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। लेकिन स्टेज के नीचे खड़ी सुमित्रा देवी ने अपनी बेटियों की तरफ देखकर फुसफुसाया, देख रही हो अंजलि, विदाई के वक्त भी इस औरत की हेकड़ी कम नहीं हो रही है। अपनी बेटी को झुकना नहीं सिखाया तो अब मैं सिखाऊंगी कि ससुराल में बहुएं कैसे झुक कर रहती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ विदाई की रस्म पूरी हुई। चैताली अपनी माँ के गले लग लग कर फुट फुट कर रोई। मालती जी ने उसके कान में कहा, बेटा सहनशील बनना, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर कभी समझौता मत करना। चैताली ने रोते हुए सिर हिलाया और आकाश के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसे लगा कि वह अपने प्यार के घर जा रही है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह में कदम रखने जा रही है जहां उसकी पढ़ाई, उसकी माँ के संस्कार और उसकी आत्मनिर्भरता ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बनने वाले थे। सुबह के वक्त
जब गाड़ी आकाश के पैतृक घर के सामने रुकी तो चैताली का दिल अजीब से घबराहट से धड़क रहा था। सुमित्रा देवी ने आरती की थाली हाथ में ली, लेकिन उनकी आंखों में वह ममता नहीं थी जो एक सांस की आंखों में होनी चाहिए। चैताली ने जैसे ही कलश को पैर से गिराकर घर के भीतर पहला कदम रखा, सुमित्रा देवी ने कड़े स्वर में कहा, सुनो चैताली, इस घर की चौखट के भीतर कदम रखने के बाद अपनी उस आधुनिक दुनिया को बाहर ही छोड़ देना। हमारी बड़ी बहू माहिरा को देखो, 7 साल हो गए हैं इस घर में, लेकिन आज तक उसने कभी मेरे सामने अपनी पलकें नहीं उठाई। माहिरा कोने में खड़ी चुपचाप अपनी सहमी हुई आंखों से नई बहू को देख रही थी। चैताली ने आगे बढ़कर सुमित्रा देवी और वीरेंद्र जी के पैर छुए। वीरेंद्र जी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन सुमित्रा देवी तुरंत रसोई की तरफ बढ़ गई। 1 हफ्ते बीत जाने के बाद उस सुबह चैताली की पहली रसोई की रस्म थी। चैताली सुबह 5 बजे ही उठ गई। उसने सोचा कि वह सबकी पसंद का पारंपरिक नाश्ता और मीठा बनाएगी। वह रसोई में पहुंची तो माहिरा पहले से ही वहां बर्तन समेट रही थी। चैताली ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी गुड मॉर्निंग, लाइए आज का नाश्ता मैं बनाती हूँ। माहिरा ने डरते हुए चैताली की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, चैताली, माँ जी को रसोई में ज्यादा बदलाव पसंद नहीं है, तुम बस हलवा बना दो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। माँ जी बहुत कड़क हैं, उनसे थोड़ा संभल कर रहना। चैताली ने सूजी का हलवा और पूरे परिवार के लिए चाय बनाई। जब वह हॉल में सबको सर्व करने आई तो वहां अंजलि और प्रीति अपने पतियों के साथ सोफे पर जमी हुई थी। घर में दामादों का रौब साफ दिख रहा था। अंजलि का पति हुक्म चला रहा था और सुमित्रा देवी उसके लिए विशेष पकवान बनवा रही थी। चैताली ने सुमित्रा देवी को हलवे की कटोरी दी। सुमित्रा देवी ने एक चम्मच मुंह में डाला और तुरंत कटोरी को मेज पर पटक दिया। यह कैसा हलवा बनाया है? शहर की लड़कियों को सिवाय दफ्तर की फाइलें पलटने के कुछ आता भी है? ना मीठे का अंदाज है, ना घी का। माहिरा, जरा आकर देखो, तुम्हारी पढ़ी लिखी देवरानी को हलवा तक बनाना नहीं आता। अंजलि ने तुरंत तंज कसा। अरे माँ, अब मैडम आर्किटेक्ट है, नक्शा बनाना जानती हैं, रसोई का नक्शा थोड़ी ना संभलेगा इनसे। भाई, तुम तो बड़े चाव से कहते थे कि चैताली बहुत टैलेंटेड है। यही टैलेंट है इसका। आकाश चाय की चुस्की लेते हुए चुप रहा। उसने चैताली का पक्ष लेने के बजाय नजरें चुरा ली। चैताली को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने बहुत ही शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, मम्मी जी, हलवे में चीनी और घी बिल्कुल नाप कर डाला है, क्योंकि मुझे पता चला कि पापा जी को डॉक्टर ने ज्यादा मीठा खाने से मना किया है। अगर आपको स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरे काम को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही सुमित्रा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखो आकाश, अभी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारी इस पढ़ी लिखी पत्नी ने मुझे पलटकर जवाब दे दिया। अंजलि, प्रीति, देख रही हो इसके तेवर? अपनी माँ से यही सीख कर आई है क्या? आकाश ने तुरंत चैताली को डांटते हुए कहा। चैताली, माँ से इस तरह बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपनी गलती मानो और कमरे में जाओ। चैताली हैरान रह गई। वह आकाश की तरफ देखते ही रह गई, जो कल तक उसके स्वाभिमान की कस्में खाता था, आज अपनी माँ और बहनों के बेतुके गुस्से के सामने घुटने टेक चुका था। वह चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसका मन इस पहले ही खटास से भारी हो चुका था। शादी के शुरुआती 2 हफ्ते बीतते ही सुमित्रा देवी का असली नियंत्रणवादी रूप पूरी तरह सामने आने लगा। चैताली ने घर के माहौल को शांत रखने के लिए घर के भीतर तो साड़ी पहनना और सिर ढकना स्वीकार कर लिया था, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब उसकी 15 दिनों की शादी की छुट्टियां खत्म हुई और उसे वापस अपने आर्किटेक्चर दफ्तर जाना था। सोमवार की सुबह चैताली ने दफ्तर जाने के लिए एक शालीन और आरामदायक फॉर्मल जींस और शर्ट पहनी। वह अपने कंधे पर लैपटॉप बैग टांगकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, सुमित्रा देवी मुख्य हॉल के बीचों बीच दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर गहरी नफरत और कड़वाहट थी। यह क्या बेहूदगी है चैताली? सुमित्रा देवी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी।
ये मर्दों जैसे कपड़े पहनकर तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? वीरेंद्र जी की खानदान की मर्यादा और इज्जत है इस शहर में। हमारी बड़ी बहू माहिरा 7 सालों से कभी चौखट के बाहर बिना साड़ी के नहीं गई, और तुम शादी के 15वें दिन ही नंगे सिर पैंट शर्ट पहनकर बाहर घूमोगी। पड़ोसी क्या कहेंगे कि नई नवेली छोटी बहू मर्दों की तरह घूमती है। चैताली दफ्तर के लिए पहले ही लेट हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और बहुत ही सलीके से कहा, मम्मी जी, यह दफ्तर की ड्रेस कोड है। आर्किटेक्ट में काम में हमें साइड पर जाना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और डिजाइन देखने पड़ते हैं। वहां साड़ी पहनकर काम करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असुरक्षित भी है। यह कपड़े बिल्कुल शालीन हैं। मुझे तुम्हारी यह दफ्तर वाली दलीलें मत सुनाओ, सुमित्रा देवी ने चिल्लाते हुए कहा। अगर नौकरी करनी है तो साड़ी पहन कर जाओ, वरना कल से घर बैठो। वैसे भी इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि, प्रीति, जरा देखो अपनी नई भाभी के रंग ढंग। ठीक उसी समय अंजलि और प्रीति अपने कमरों से बाहर निकल आई। अंजलि ने तंज कसते हुए कहा, अरे माँ, तुम क्यों अपना खून जला रही हो? यह लव मैरिज वाली लड़कियां अपनी माँ के घर से यही सीख कर आती हैं। इन्हें बड़ों की बात मानना तो आता ही नहीं। भाई ने तो कहा था कि चैताली बहुत संस्कारी है। ये है इसके संस्कार कि सुबह सुबह माँ जी के सामने मुंह चला रही है। प्रीति ने भी आग में घी डाला। हाँ माँ, बड़ी भाभी कितनी अच्छी है। उनका पति विदेश में है, फिर भी वे कभी माँ जी की मर्जी के बिना अपनी मर्जी का एक सूट तक नहीं पहनती। और इन्हें देखो, आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। चैताली ने देखा कि उसकी जेठानी माहिरा रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी सहमी हुई आंखों से यह सब देख रही थी। माहिरा के चेहरे का डर बता रहा था कि उसने सालों से इस घर में सिर्फ हुक्म मानना ही सीखा था। चैताली का स्वाभिमान जाग उठा। उसने अपनी मां मालती जी को याद किया, जिन्होंने अकेले दम पर उसे मजबूत बनाया था। चैताली ने सुमित्रा देवी की आंखों में आंखें डालकर सीधे और साफ शब्दों में कहा, मम्मी जी, मैं आपके घर के भीतर साड़ी पहन रही हूँ और बड़ों का आदर कर रही हूँ, लेकिन मेरे काम की जगह पर मैं क्या पहनूंगी, यह मेरा प्रोफेशनल फैसला है। मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर सकूं। मैं कपड़े बदलकर समय बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। यह कहकर चैताली बिना रुके मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। सुमित्रा देवी पीछे से चीखती रही, लेकिन चैताली के इस कदम ने उनके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि वे इस लड़की को इतनी आसानी से जीने नहीं देंगी। रात के करीब 8 बजे जब चैताली दिन भर की थकान के बाद घर लौटी तो घर का माहौल किसी शमशान की तरह खामोश और भारी था। सुमित्रा देवी सोफे पर बैठी रोने का नाटक कर रही थी और अंजलि व प्रीति उनके आंसू पोंछ रही थी। आकाश दफ्तर से आकर सोफे के पास ही खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। चैताली जैसे ही हॉल में आई, आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने चिल्ला कर कहा, चैताली, यह क्या तरीका है तुम्हारा? सुबह तुमने माँ से किस लहजे में बात की थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ का अपमान करने की, और उनके मना करने के बावजूद तुम वैसे कपड़े पहनकर बाहर चली गई। चैताली ने हैरान होकर आकाश की तरफ देखा। यह वही आकाश था जो कॉलेज में उसके हर डिसीजन की तारीफ करता था। चैताली ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, आकाश, पहले पूरी बात सुन लो। माँ जी मेरे कपड़ों को लेकर टोक रही थी, जो कि मेरे ऑफिस के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, बस अपनी बात साफ रखी। बात साफ रखना नहीं, इसे जुबान लड़ाना कहते हैं। सुमित्रा देवी छाती पीट कर रोने लगी। आकाश, देख ले अपनी पढ़ी लिखी पत्नी के लक्षण। सुबह इसने मुझसे कहा कि इसकी माँ ने इसे मेरे जैसे लोगों के सामने झुकना नहीं सिखाया। अंजलि और प्रीति गवाह हैं। इसने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं रखा। अगर इस घर में मुझे यही दिन देखना है तो मैं अभी गंगा जी में डूब जाती हूँ। अंजलि ने तुरंत आकाश के कान भरे। भाई, तुम तो बड़े चाव से इसके जाल में फंस गए। यह लड़की बहुत चालाक है। यह नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि इसे पैसे कमाने हैं, बल्कि यह तुम्हारे ऊपर और हमारी माँ के ऊपर अपना रौब जमाना चाहती है।
इसके तेवर अभी से नहीं दबाए गए तो यह पूरे घर को अपने पैरों तले कुचल देगी। आकाश अपनी माँ के आंसुओं और बहनों की बातों में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने चैताली का हाथ झटके से पकड़ा और उसे कमरे के भीतर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही आकाश ने कड़े स्वर में कहा, चैताली, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस घर में रहना है तो माँ की मर्जी के हिसाब से रहना होगा। अगर माँ को तुम्हारे जींस पहनने से दिक्कत है तो तुम साड़ी पहनकर दफ्तर जाओ, और अगर साड़ी पहनकर काम नहीं होता तो तुम यह नौकरी छोड़ दो। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है कि मेरी पत्नी बाहर जाकर काम करे। चैताली की आंखों में दुख और अविश्वास के आंसू आ गए। उसे अच्छे से समझ आ गया कि वह गलत आदमी को अपना पति बना चुकी है। आकाश दोहरी मानसिकता वाला था। पहले तो वह अलग था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अलग निकला। आकाश, तुम यह कह रहे हो? शादी से पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे आर्किटेक्चर के जुनून से प्यार करते हो। आज तुम अपनी माँ और बहनों के उस रूढ़िवादी और घटिया ड्रामे के सामने घुटने टेक रहे हो। तुम्हें नहीं दिखता कि वे सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं। तुम्हारी बड़ी भाभी माहिरा की कोई इज्जत नहीं है इस घर में। उनका पति विदेश में बैठकर सिर्फ माँ के इशारों पर चलता है। क्या तुम भी अपनी माँ के गुलाम बनना चाहते हो? चुप रहो चैताली, आकाश ने चिल्लाकर मेज पर हाथ पटका। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। माहिरा भाभी बहुत अच्छी हैं क्योंकि वे घर जोड़ना जानती हैं। तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी होने का घमंड नहीं दिखाती। अगर कल से तुमने माँ की बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। चैताली बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने देखा कि जिस प्यार के भरोसे वह इस घर में आई थी, वह प्यार अब धीरे धीरे माँ और बहनों की साजिशों और आकाश के अहंकार की भेंट चढ़ रहा था। लेकिन वह अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। घर में दिन ब दिन तनाव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन चैताली ने अपने काम और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इस घर का एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला नियम था। यहाँ सुमित्रा देवी के दोनों दामाद, विशेषकर अंजलि का पति रमेश, पूरे घर के मुखिया बने हुए थे। रमेश एक लालची और अहंकारी किस्म का व्यक्ति था, जो सुमित्रा देवी के सामने तो बहुत मीठा बनता था, लेकिन पीठ पीछे घर के फैसलों में अपना पूरा दखल रखता था। वीरेंद्र जी का बिजनेस हो या घर का कोई वित्तीय मामला, सुमित्रा देवी हमेशा अपने दामादों से सलाह लेती थी, जबकि आकाश सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। एक रविवार की दोपहर पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था। दामाद रमेश सोफे पर पैर फैलाए चाय पी रहा था और सुमित्रा देवी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। रमेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, माँ जी, मैं कह रहा था कि पापा जी के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो नया प्रोजेक्ट आया है, उसका सारा अकाउंट और फंड्स मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ। आकाश अभी थोड़ा नया है, उसे मार्केट की उतनी समझ नहीं है। वैसे भी आपकी छोटी बहू तो पढ़ी लिखी है, पर वे तो बाहर दूसरों के नक्शे बनाने में व्यस्त रहती हैं। घर के काम में क्या मदद करेंगी? सुमित्रा देवी ने तुरंत सिर हिलाया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो दामाद जी। आकाश की तो बुद्धि ही घास चढ़ने गई है, तभी तो ऐसी लड़की को चुन लिया। और जहां तक चैताली का सवाल है, वह तो इस घर को अपना घर समझती नहीं, बस होटल समझती है। चैताली वही डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। उसे यह सब चुपचाप देखा नहीं गया। उसे यह साफ दिख रहा था कि कैसे रमेश धीरे धीरे आकाश के हक और उसके बिजनेस पर अपना नियंत्रण बना रहा था, और सुमित्रा देवी अपनी बेटियों के मोह में अंधी होकर अपने ही बेटे का नुकसान कर रही थी। चैताली ने अपनी फाइल बंद की और शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, जीजा जी, आकाश पढ़ाई के साथ साथ पिछले 5 सालों से पापा जी के साथ इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। उन्हें मार्केट की पूरी समझ है, और जहां तक कंपनी के अकाउंट्स और फंड्स का सवाल है, वह घर के किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में सौंपना ना तो प्रोफेशनल है, ना ही सुरक्षित। आकाश अपने फैसले खुद ले सकते हैं। कमरे में जैसे सन्नाटा पसर गया। रमेश का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अंजलि तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हो गई। चैताली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बाहरी व्यक्ति कहने की? इस घर में दामाद जी की जगह भगवान जैसी है,
तुम होती कौन हो हमारे पारिवारिक मामलों में बोलने वाली? सुमित्रा देवी ने छाती पीटनी शुरू कर। देखो आकाश, देख अपनी इस मॉडर्न बीवी की बोल, और जिसने मेरे दामाद का अपमान किया है, यह हमारे घर के लक्ष्मी जैसे दामादों को बाहरी कह रही है। इसे तमीज नाम की चीज नहीं है। आकाश जो अभी अभी आया था, उसने चैताली की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाया, चैताली तुम अपनी हद पार कर रही हो। जीजा जी हमारे बड़े हैं, वे जो भी कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो मुंह बंद रखो, और तुम्हें हमारे बिजनेस और पारिवारिक मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अंदर जाओ। चैताली ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। आकाश, मैं तुम्हारा हक बचाने के लिए बोल रही हूँ। तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे सीधेपन का यहाँ कैसा फायदा उठाया जा रहा है? मुझे तुम्हारी किसी सलाह की जरूरत नहीं है, आकाश ने कहा। चैताली ने एक ठंडी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे समझ आ गया था कि आकाश को बचाना नामुमकिन था, क्योंकि वह खुद ही अपनी माँ और बहनों के बुने जाल में खुश था। समय का पहिया घूमता रहा और घर की परिस्थितियां और भी बदतर होती गई। चैताली और आकाश के बीच अब बातचीत सिर्फ झगड़ों तक ही सीमित रह गई थी। आकाश हर छोटी बड़ी बात पर अपनी माँ और बहनों का समर्थन कर और चैताली को ही दोषी ठहराता। इसी बीच एक बड़ी और अप्रत्याशित घटना घटी। विदेश में रह रहे चैताली के जेठ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। वहां अकेले रहकर नौकरी करना और खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने निराश होते हुए सुमित्रा देवी को फोन किया और साफ कह दिया, माँ, मैं यहाँ अकेले नहीं रह पा रहा हूँ। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं माहिरा और बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास बुला रहा हूँ। सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे नहीं चाहती थी कि उनकी सबसे सीधी और गुलाम बहू उनके चंगुल से दूर हो जाए, क्योंकि माहिरा ही थी जो बिना एक शब्द बोले घर का सारा काम करती थी और उनके सारे अत्याचार सहती थी। लेकिन बेटे की बीमारी और जिद के आगे सुमित्रा देवी को झुकना पड़ा। अगले ही महीने माहिरा भाभी अपने बच्चों के साथ विदेश जाने की तैयारी करने लगी। पैकिंग करते समय जब चैताली उनके कमरे में उनकी मदद करने आई तो माहिरा की आंखों में आंसू थे। माहिरा ने चैताली का हाथ थाम लिया और अत्यंत दबी आवाज में कहा, चैताली, मैं तो इस नरक से छूटकर अपने पति के पास जा रही हूँ। भले ही वहां तकलीफें होंगी, पर यहाँ जैसा घुटन वाला माहौल नहीं होगा। लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अब तक माजी और नंदो का गुस्सा मेरे और तुम्हारे बीच बढ़ जाता था, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम इस घर में अकेली रह जाओगी। माजी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा। वे तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश करेंगी। अपना ख्याल रखना छोटी। चैताली ने माहिरा भाभी को गले लगाया। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं माहिरा नहीं हूँ, मैं चैताली हूँ। मैं सहूंगी नहीं। माहिरा भाभी के जाने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। सुमित्रा देवी का मुख्य केंद्र अब सिर्फ और सिर्फ छोटी बहू यानी चैताली बन गई। घर की सफाई से लेकर रसोई के काम का सारा बोझ जो पहले माहिरा उठाती थी, सुमित्रा देवी ने चैताली के सिर पर मढ़ने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि चैताली सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दफ्तर में काम करती है। अंजलि और प्रीति अब आए दिन मायके आकर रहने लगी थी और उनका काम सिर्फ सुमित्रा देवी के साथ मिलकर चैताली के खिलाफ नई नई साजिशें रचना और आकाश के कान भरना था। घर का माहौल एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ चुका था जहां सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और वह चिंगारी बहुत जल्द लगने वाली थी। माहिरा भाभी के विदेश चले जाने के बाद, जैसा कि उन्होंने अंदेशा जताया था, चैताली इस विशाल पैतृक घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सुमित्रा देवी, अंजलि और प्रीति ने मिलकर घर के माहौल को चैताली के लिए एक मानसिक कारागार बना दिया था। सुबह दफ्तर जाने से पहले चैताली पर रसोई का भारी काम लाद दिया जाता और शाम को जब वह थक कर चूर होकर लौटती तो सिंक में बर्तनों का ढेर और बिखरा हुआ घर उसका स्वागत करता। लेकिन चैताली ने अपने काम और अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। वह बिना शिकायत किए सब संभाल रही थी। फिर उसने सांस से लड़कर मेड का बंदोबस्त भी किया, और यही बात सुमित्रा देवी के अहंकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी कि हर लड़की टूट क्यों नहीं रही है।
आखिरकार सुमित्रा देवी और उनकी बेटियों ने चैताली को पूरी तरह बदनाम करने और आकाश की नजरों में गिराने के लिए एक बेहद घटिया और घिनौना इल्जाम लगाया। ऑफिस के एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में चैताली के साथ उसके दफ्तर का एक सीनियर कलीग कबीर एक शाम उसे घर छोड़ने आया था। भारी बारिश हो रही थी और चैताली की गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए कबीर ने शालीनता के नाते चैताली को उसके घर के गेट तक ड्रॉप किया और कार से उतरकर शिष्टाचार बस चैताली को उसका लैपटॉप बैग थमाया। चैताली ने उसे धन्यवाद कहा और भीतर आ गई। गेट पर खड़ी प्रीति ने यह देख लिया। उसने तुरंत अंदर भागकर सुमित्रा देवी और अंजलि को इकट्ठा किया। जब चैताली हॉल में दाखिल हुई तो माहौल में एक भयानक सन्नाटा था। सुमित्रा देवी ने सोफे से उठते हुए चिल्लाकर कहा, तो यह है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का असली नतीजा। चैताली, मर्यादा और खानदान की इज्जत को बीच सड़क पर नीलाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उस पराये मर्द के साथ तुम कार में क्या कर रही थी और वह तुम्हें इस तरह विदा करने घर के गेट तक आया? चैताली हैरान रह गई। उसने खुद को संभाला और कहा, मम्मी जी, वह मेरे दफ्तर के सीनियर हैं। बारिश की वजह से मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। इसमें मर्यादा कहाँ से आ गई? अंजलि ने तुरंत आग में घी डाला। अरे माँ, तुम इस चालाक औरत की बातों में मत आओ। भाई दफ्तर में दिन रात खून पसीना एक करता है और यह मैडम दफ्तर के बहाने बाहर गुलछर्रे उड़ाती है। यह नौकरी सिर्फ एक बहाना है, असली कहानी तो कुछ और ही है। इसके कैरेक्टर पर तो मुझे पहले दिन से ही शक था। अपनी जुबान संभालिए अंजलि दीदी। चैताली की आवाज में बिजली की सी कड़क थी। आप मेरे काम पर, मेरे कपड़ों पर टोकती थी, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अगर मेरे चरित्र पर एक भी झूठा और गंदा लांछन लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी माँ ने मुझे साफ सुथरी जिंदगी जीना सिखाया है। देखो इसके तेवर। माँ, चोरी ऊपर से सीना चोरी, प्रीति ने चिल्लाकर कहा। ठीक उसी समय मुख्य द्वार खुला और आकाश अंदर दाखिल हुआ। वह दिन भर के काम से थका हुआ था। उसे देखते ही सुमित्रा देवी छाती पीटकर रोने लगी। आकाश, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। आज तो इस लड़की ने हमारे पूरे खानदान के मुंह पर कालिक पोत दी। सुमित्रा देवी ने रोते हुए आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? अंजलि और प्रीति ने तुरंत कहानी को मिर्च मसाला लगाकर आकाश के सामने पेश किया। अंजलि ने कहा, भाई, तुम्हारी यह संस्कारी पत्नी आज बीच सड़क पर अपने किसी दफ्तर के मर्द के साथ कार में पकड़ी गई है। प्रीति ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वह इसके करीब आ रहा था। जब माँ ने इससे पूछा तो इसने माँ को टका सा जवाब दे दिया और हम सबको बदचलन कह दिया। आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसका पुरुषवादी अहंकार और अपनी माँ बहनों के प्रति उसका अंधा विश्वास उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो गया। उसने बिना चैताली का पक्ष सुने, बिना सच्चाई जाने चैताली की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। चैताली, यह सब क्या है? तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। आकाश चिल्लाया। चैताली ने आकाश की आंखों में देखा। जहां कभी उसके लिए प्यार था, वहां आज सिर्फ अंधा शक और गुस्सा था। चैताली ने शांत रहकर कहा, आकाश, तुम्हारी बहनें झूठ बोल रही हैं। वह कबीर थे, मेरी सीनियर। उन्होंने सिर्फ मुझे ड्रॉप किया था। तुम अपनी बहनों की इस घटिया सोच पर भरोसा कर रहे हो। चुप रहो, आकाश ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। मेरी माँ और बहनें कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सब सिखाया है। जैसे ही आकाश ने चैताली की माँ का नाम लिया, चैताली का धैर्य टूट गया। आकाश, अपनी माँ और बहनों के इस ड्रामे में मेरी माँ को बीच में मत लाओ। तुम्हारी माँ और बहनें सिर्फ एक साजिश रच रही हैं क्योंकि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। चैताली के मुंह से साजिश शब्द सुनते ही आकाश का आपा खो गया। अपनी माँ और बहनों के लिए आकाश ने तेजी से आगे बढ़कर चैताली के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस शांत कमरे में उस थप्पड़ की गूंज जैसे वक्त को रोक गई। चैताली का सिर एक तरफ झुक गया। उसके होठ के कोनों से खून की एक पतली लकीर निकल आई। सुमित्रा देवी, अंजलि और प्रीति के चेहरों पर एक क्रूर संतुष्टि की मुस्कान तैर गई। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आकाश खुद भी एक पल के लिए सहम गया। उसने अपने हाथ को देखा। उसने चैताली पर हाथ उठाया था, वही चैताली जिसे उसने हमेशा संभाल कर रखने का वादा किया था।
चैताली ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में ना तो डर था, ना ही आंसू। उसकी आंखों में जो प्यार और सम्मान आकाश के लिए था, वह उस एक थप्पड़ के साथ हमेशा के लिए मर चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक कड़ा सुलगता हुआ स्वाभिमान और असीम घृणा थी। चैताली ने अपने होठ से खून पोंछा और आकाश की आंखों में देखते हुए बेहद ठंडे, धीमे लेकिन चट्टान जैसे मजबूत स्वर में कहा, आकाश, तुमने आज सिर्फ मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, तुमने उस हर वादे, उस हर रिश्ते और उस प्यार का कत्ल कर दिया है जिसके दम पर मैं इस घर में आई थी। तुमने अपनी माँ और बहनों की इस घटिया साजिश के आगे घुटने टेक कर साबित कर दिया कि तुम एक रीढ़हीन इंसान हो। चैताली, मैं आकाश ने कुछ कहने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पीछे हटो, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। चैताली की कड़क आवाज ने आकाश के कदम रोक दिए। चैताली चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई रोना धोना नहीं मचाया। उसने केवल अपना लैपटॉप बैग उठाया, अपनी माँ की दी हुई कुछ जरूरी चीजें और डॉक्यूमेंट्स एक छोटे से सूटकेस में डाले। उसने इस घर के दिए हुए सोने के गहने और भारी साड़ियां वही बिस्तर पर छोड़ दी। जब वह सूटकेस लेकर कमरे से बाहर आई तो सुमित्रा देवी ने कहा, हाँ हाँ जाओ, अपने मायके जाकर बैठो, देखते हैं तुम्हारी माँ कब तक तुम्हारा बोझ उठाती है। चैताली गेट के पास रुकी। उसने मुड़कर पूरे परिवार को और अंत में आकाश को देखा। उसने बहुत ही गर्व से कहा, मैं अपनी माँ पर बोझ बनने नहीं बल्कि उनका सहारा बनने जा रही हूँ। और आकाश, याद रखना, मैं इस घर की दहलीज दोबारा कभी पार नहीं करूंगी। तुमने आज एक पत्नी नहीं, अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान खो दिया है। रात के उस घंघोर अंधेरे और बरसती बारिश के बीच चैताली ने उस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी माँ के घर की ओर बढ़ गई। रात के करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश के बीच जब एक ऑटो चैताली की माँ मालती जी के घर के सामने आकर रुका तो पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। चैताली ने भीगे हुए हाथों से सूटकेस संभाला और सीढ़ियां चढ़कर अपनी माँ के घर का दरवाजा खटखटाया। मालती जी इतनी रात को दरवाजे की आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने चैताली को इस हालत में खड़ा पाया। गीले बाल, चेहरे पर थकावट और सबसे बढ़कर उसके होठ के कोने पर जमा हुआ सूखा खून। मालती जी का कलेजा कांप गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे एक स्वाभिमानी और मजबूत माँ थी जिन्होंने जिंदगी के थप्पड़े अकेले झेले थे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए चैताली का हाथ पकड़ा, उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। मालती जी ने तुरंत तौलिया लाकर चैताली के बाल पोंछे, उसके कपड़े बदलवाए, उसे गर्म चाय का गिलास थमाया। जब चैताली थोड़ी शांत हुई तब मालती जी ने उसके चेहरे को सहलाते हुए पूछा, उसने मारा तुम्हें? चैताली ने केवल सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक जमी हुई बर्फ थी। उसने अत्यंत शांत स्वर में कहा, माँ, उन्होंने मुझ पर और मेरे चरित्र पर एक बेहद गंदा और झूठा लांछन लगाया। आकाश ने अपनी माँ और बहनों के बहकावे में आकर पूरी अदालत सजा दी और मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं उस घर के गहने, साड़ियां और उनका झूठा रिश्ता वही छोड़ आई हूँ। मैं वापस वहां कभी नहीं जाऊंगी। मालती जी की आंखों में गुस्सा और गर्व दोनों एक साथ तैर गए। उन्होंने चैताली के दोनों हाथों को चूमते हुए कहा, बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुम वहां एक पल भी और रुकती या उनका अत्याचार सहती तो मुझे दुख होता कि मेरी परवरिश में कमी रह गई। यह घर तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। कल सुबह से ही तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है। अगली सुबह चैताली जब उठी तो उसके भीतर एक नया संकल्प था। उसने आईने में अपने चेहरे के उस निशान को देखा और खुद से वादा किया कि वह इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी आजादी का मेडल बनाएगी। उसने बहुत ही शालीनता से दफ्तर के कपड़े पहने। मालती जी ने उसे दही चीनी खिलाकर विदा किया। चैताली जब घर से बाहर निकली तो उसकी चाल में एक अलग ही गरिमा और मजबूती थी। वह अब किसी की सहमी हुई बहू नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ी एक स्वतंत्र आर्किटेक्ट थी। उधर आकाश के पैतृक घर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह नहीं हुई।
सुमित्रा देवी सुबह 7 बजे उठकर हॉल में आई। रसोई पूरी तरह खाली और ठंडी पड़ी थी। सिंक में कल रात के झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। अंजलि और प्रीति भी अपने कमरों से मुंह धोकर बाहर आई। माँ, क्या हुआ? अभी तक चाय नहीं बनी? सुमित्रा देवी ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। वह कल रात को ही अपना झोला उठाकर अपने मायके भाग गई है। उसे लगा था कि मैं उसे रोकने आऊंगी। अपनी माँ के घर जाकर बैठी है। 2 दिन में जब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा तो पैर छूकर वापस आएगी। तभी वीरेंद्र जी अपने कमरे से बाहर आए। वे पिछले 2 दिनों से शहर से बाहर एक बिजनेस ट्रिप पर थे और आज सुबह ही लौटे थे। उन्होंने घर का बिखरा हुआ माहौल, रसोई की हालत और सुमित्रा देवी के तीखे बोल सुने। क्या हुआ सुमित्रा? चैताली बहू कहाँ है और घर में यह कैसा कलेश मचा है? वीरेंद्र जी ने कड़े स्वर में पूछा। सुमित्रा देवी ने तुरंत बात को घुमाते हुए कहा, अरे क्या बताऊं आपको। हाँ, आपकी चहेती बहू कल रात को अपने दफ्तर के किसी मर्द के साथ पकड़ी गई। जब मेरी बेटियों ने रोका तो उसने हम सबको भला बुरा कहा और रात को ही खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग गई। ठीक उसी समय आकाश भी अपने कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर रात भर ना सोने के कारण काले घेरे पड़ चुके थे। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे एक अजीब सी घबराहट और खालीपन में बदल रहा था। वीरेंद्र जी ने आकाश की तरफ देखा और पूछा, आकाश, क्या यह सच है? चैताली कहाँ है? आकाश ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ पापा, वह कल रात चली गई। और तुमने उसे जाने दिया? वीरेंद्र जी की आवाज में बिजली की सी कड़क थी। जिस लड़की को तुम इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ ब्याह कर लाए थे, उसे तुमने रात के अंधेरे में घर से बाहर जाने दिया? सुमित्रा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं चैताली को अच्छी तरह जानता हूँ। वह एक बेहद संस्कारी और ऊंचे चरित्र की लड़की है। तुम लोगों ने ही मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रची होगी। अंजलि ने बीच में बोलना चाहा। पापा, आप तो चुप रहो अंजलि, वीरेंद्र जी ने चिल्लाकर कहा। तुम और प्रीति शादी के बाद भी अपने पतियों को छोड़कर इस घर में 24 घंटे बैठी रहती हो और तुम्हारे पति यहाँ आकर मेरे बिजनेस पर हुक्म चलाते हैं। तुम लोगों ने मेरी बड़ी बहू माहिरा को डराकर उसका जीना हराम कर दिया था और अब इस पढ़ी लिखी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। आकाश, तुमने क्या किया उस वक्त? आकाश बिल्कुल खामोश रहा। उसका थप्पड़ मारने वाला हाथ अब अजीब तरह से कांप रहा था। वीरेंद्र जी ने आकाश के कंधे को झकझोरते हुए कहा, आकाश, अगर तुम अपनी माँ और बहनों के बहकावे में आकर उस बच्ची के साथ कुछ गलत किया है तो याद रखना, तुम इस जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। जाओ और उसे वापस लेकर आओ। शाम को आकाश चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। उसके दिमाग में बार बार चैताली का वह आखिरी चेहरा घूम रहा था, जिसमें आंसू नहीं बल्कि एक असीम घृणा थी। वह चैताली को मनाने के लिए मालती जी के घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस चैताली का साथ वह छोड़ चुका था वह अब बदल चुकी थी। आकाश अपनी माँ सुमित्रा देवी के झूठे आंसुओं और बहनों के बहकावे से थोड़ा बाहर निकल चुका था। वीरेंद्र जी की कड़वी फटकार और रात भर की बेचैनी ने उसे अपनी गलती का एहसास तो कराया था, लेकिन उसके भीतर का पुरुषवादी अहंकार अभी भी यह सोच रहा था कि चैताली एक बार डांटने या थोड़ा समझाने से मान जाएगी। वह अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर मालती जी के छोटे से फ्लैट के सामने पहुंचा। शाम के वक्त जब चैताली दफ्तर से थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि आकाश उनके लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। मालती जी उसके सामने बेहद शांत और गंभीर मुद्रा में बैठी थी। चाय का कोई कप मेज पर नहीं था, जो यह साफ बता रहा था कि अब आकाश इस घर के लिए मेहमान नहीं रहा। चैताली को देखते ही आकाश सोफे से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक बनावटी सिकन थी। चैताली, तुम कल रात इस तरह बिना बताए घर छोड़कर चली आई। तुम्हें अंदाजा है कि माँ और पूरे परिवार पर क्या गुजर रही है? चलो, गाड़ी बाहर खड़ी है, घर चलो। जो हुआ सो हुआ, अब बात को और मत बढ़ाओ। चैताली ने अपना लैपटॉप बैग मेज पर रखा। उसकी आंखों में ना तो कोई घबराहट थी, ना ही कल रात वाला दर्द। वहां सिर्फ एक ठंडी और कड़क खामोशी थी। उसने आकाश की तरफ देखा और बेहद शांत स्वर में कहा, आकाश, तुम यहाँ किस हैसियत से आए हो? उस पत्नी को वापस लेने
जिसके चरित्र पर तुम्हारी माँ और बहनों ने कीचड़ उछाला और तुमने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया, या अपनी माँ के अहंकार को संतुष्ट करने के देखो तुम्हारी बहू वापस आ गई। चैताली वह सब गुस्से में हो गया। आकाश ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, माँ और दीदी थोड़ा परेशान थी, और तुम भी तो हर वक्त जहर उगलने से पीछे नहीं हटती। और कबीर वाली बात देखकर कोई भी पति गुस्सा हो जाता। तुम्हें अपनी नौकरी और उस माहौल को थोड़ा संभालना चाहिए था ना। मैंने हाथ उठाया, उसके लिए मैं कह रहा हूं ना कि अब चलो। चैताली के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। तुम आज भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो आकाश। तुम आज भी उस थप्पड़ को गुस्से का नाम दे रहे हो और उस झूठे लांछन को सही ठहरा रहे हो। जिस कबीर ने मुझे सिर्फ घर तक ड्रॉप किया क्योंकि बाहर तूफान था, उसे तुमने मेरे चरित्र से जोड़ दिया। सच तो यह है आकाश कि तुम और तुम्हारा परिवार कभी एक पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खड़ी लड़की को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तुम्हें माहिरा भाभी जैसी गुलाम चाहिए थी जो तुम्हारी माँ के पैरों की जूती बनकर रहे, और तुम्हारी भी। मैं वैसी नहीं हूँ। मालती जी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उन्होंने आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहा, आकाश, जब तुमने मेरी बेटी का हाथ थामा था तो मैंने कहा था कि यह मेरा गौरव है। तुमने इसके गौरव को बीच सड़क पर नीलाम किया है। एक माँ के तौर पर मैं अपनी बेटी को दोबारा उस नरक में कभी नहीं भेजूंगी जहां उसकी काबिलियत को उसका गुनाह माना जाए। तुम यहाँ से जा सकते हो। माँ जी, आप हमारे बीच में मत बोलिए। आप जैसी माओ की वजह से ही तो कितने घर टूट रहे हैं। आपको इसे अपने घर में लेना ही नहीं चाहिए था। आप मुझे फोन कर देती। आकाश का अहंकार फिर से जाग उठा। चैताली मेरी पत्नी है। अगर वह आज मेरे साथ नहीं चली तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आकाश को लगा कि इन बातों को बोलकर वह मालती जी को डरा देगा। चैताली ने अपने बैग से एक सफेद लिफाफा निकाला और उसे मेज पर जोर से पटक दिया। उस घर के दरवाजे मेरे लिए कल रात ही बंद हो चुके थे आकाश, और यह लो, यह तुम्हारी उस क्रूरता और खोखले रिश्ते का आखिरी जवाब है। आकाश ने चैताली की तरफ देखा और कांपते हाथों से लिफाफा खोला। भीतर तलाक के कानूनी कागजात थे। चैताली, तुम तलाक चाहती हो? एक थप्पड़ के लिए तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो? समाज क्या कहेगा? आकाश हक्का बक्का रह गया। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है आकाश, यह मेरे आत्मसम्मान की हत्या का प्रयास था। चैताली ने मुख्य दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कड़े स्वर में कहा, अब यहाँ खड़े होकर अपना और वक्त बर्बाद मत करो। अदालत में मिलते हैं। आकाश ने गुस्से और झल्लाहट में कागजात मुट्ठी में भींचे और पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मध्यम वर्गीय लड़की उसके जैसे अमीर खानदान के लड़के को इस तरह ठुकरा सकती है। चैताली के जाने के बाद सुमित्रा देवी के घर का माहौल बदलने लगा था। उन्हें लगा था कि चैताली 2 दिन में रोती हुई आएगी, लेकिन जब आकाश कोर्ट के कागजात लेकर घर पहुंचा तो घर में जैसे मातम छा गया। सुमित्रा देवी ने चिल्लाकर कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, हमारे खानदान के लड़के को कोर्ट में खींचेगी। अंजलि, प्रीति, देखो अपनी इस आधुनिक भाभी के कारनामे। लेकिन इस बार पासा पलट चुका था। वीरेंद्र जी ने अब घर की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली थी। उन्होंने सुमित्रा देवी को साफ शब्दों में कह दिया, सुमित्रा, अब अपनी यह नौटंकी बंद करो। तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की वजह से मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। तुमने चैताली जैसी लक्ष्मी को घर से निकाला है और अब कानून तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाएगा। वीरेंद्र जी ने उसी दिन अपने दोनों दामादों रमेश और प्रीति के पति को बिजनेस के सारे मामलों से बेदखल कर दिया और साफ कह दिया कि वे अपने अपने घरों को संभालें। उनके बिजनेस में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि और प्रीति के पतियों का असली लालची चेहरा सामने आ गया। जैसे ही उन्हें बिजनेस से निकाला गया, उन्होंने अपनी पत्नियों अंजलि और प्रीति को मायके से वापस बुलाने में आनाकानी शुरू कर दी और घर में आपसी कलेश बढ़ गया। सुमित्रा देवी जिन बेटियों के मोह में अंधी थी, वहीं बेटियां अब अपनी गृहस्थी बिखरती देख अपनी मां को ही कोसने लगी। उधर अदालत में केस शुरू हुआ। सुमित्रा देवी और
उनकी बेटियों ने चैताली पर कई झूठे आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन चैताली एक आर्किटेक्ट होने के साथ साथ मानसिक रूप से बहुत मजबूत थी। उसने किसी भी पुलिस या अदालती कार्यवाही को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। वह हर तारीख पर खुद खड़ी होती और अपनी बात गरिमा से रखती। कुछ ही महीनों में चैताली की फर्म ने शहर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टाउनशिप डिजाइनिंग जीता, जिसका नेतृत्व खुद चैताली कर रही थी। अखबारों में चैताली की तस्वीरें छपी। आकाश ने जब दफ्तर में बैठकर अखबार में चैताली की मुस्कुराती हुई आत्मनिर्भर तस्वीर देखी तो उसका सिर शर्म और पछतावे से झुक गया। वह समझ चुका कि उसने अपनी माँ की रूढ़िवादी सोच के पीछे भागकर हीरा खो दिया था। अदालत ने चैताली के पक्ष में फैसला सुनाया। चैताली ने आकाश से एक भी रुपया गुजारा भत्ता लेने से इनकार कर दिया। उसने कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा, मुझे इस इंसान या इनके परिवार का एक भी पैसा नहीं चाहिए। मेरी पढ़ाई और मेरा काम मुझे पालने के लिए काफी है। मुझे सिर्फ इस दम घोटू रिश्ते से आजादी चाहिए। जब जज ने तलाक के पेपर्स पर हस्ताक्षर किए तो चैताली अदालत के कमरे से बाहर निकली। बाहर खिली हुई धूप थी। उसकी माँ मालती जी बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। चैताली ने अपनी माँ का हाथ थामा और बिना पीछे मुड़े अपनी नई दुनिया, अपने नए डिजाइन्स और अपनी खुद की बनाई पहचान की ओर कदम बढ़ा दिए। वह जीत चुकी थी अपनी माँ के संघर्ष की विरासत और अपने स्वाभिमान की जंग। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।